मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के मध्य हुआ था। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा है बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा है असीरिया की सभ्यता, चौथा है कैल्डिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व का सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य, कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता को हम रासायनिक शास्त्र सुदृढ़ता था, यानी इसको हम लोग रासायनिक शास्त्र से युक्त सभ्यता कह सकते हैं। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध था, जो कि मिस्र सभ्यता का भाग है। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। यह इटली में विकसित था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन को बढ़ावा एवं आकर्षण का केंद्र है। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। नोट: जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व। यह वर्तमान ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। इनकी भाषा फारसी थी तथा फारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दिया। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जरकसिज कर रहा था। जरकसिज ने धोखे से स्पार्टा को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता। यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार हुआ था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक काल। इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अब तक का समय आता है। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक, दूसरा है विदेशी यात्रा और तीसरा है साहित्य। पुरातात्विक साक्ष्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सिक्का और दूसरा अभिलेख।
साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है धार्मिक और दूसरा है गैर धार्मिक। उसी प्रकार धार्मिक को दो भागों में बांटा गया है, पहला है ब्राह्मण और दूसरा है गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में वेद, ऋग्वेद, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य आते हैं, जबकि गैर वेद में जैन और बौद्ध धर्म आते हैं। सिक्का क्वाइन। सिक्के का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बनाया गया था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्ग सिक्के का प्रयोग हुआ। आहत सिक्के पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक हुआ। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ था। चमड़े के सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। शिहाबुद्दीन वही हैं जिसने हुमायूं की जान बचाई थी और एक दिन के लिए शासन बने थे। एक दिन के शासनकाल में उन्होंने चमड़े का सिक्का चलाया था। रुपए का प्रयोग शेषासुरी ने किया था। दाम का प्रारंभ शेषासुरी ने किया था। सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेषासुरी ने किया था। अभिलेख। पत्थर को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थर पर लिखना शिलालेख कहलाता है और स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। प्रमुख अभिलेख। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। पहला अभिलेख बोगजगोई से मिला जो तुर्किया एशियान मिरौन में है। नेक्स्ट है हमारा हाथी गुफा अभिलेख जो कि उड़ीसा से है। इसे कालिंगराज खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था जो कि गंग वंश से संबंध रखता है। ऐहोर अभिलेख यह राजस्थान से प्राप्त हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा है। जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात से प्राप्त हुआ है। इसमें रुद्रदायन से सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग अभिलेख यह इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। भीतरी अभिलेख गाजीपुर यूपी से प्राप्त है। स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण की चर्चा की है। बिहार अभिलेख यह बिहार के बिहार शरीफ से प्राप्त है। स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा इस अभिलेख में की है। देवपाड़ा अभिलेख यह बांग्लादेश में है। यह सेन वंश का शासक विजय के बारे में दर्शाया गया है। ग्वालियर अभिलेख यह मध्य प्रदेश के प्रतिहार शासक
भोज क्या है? अगला है हमारा मंदसौर अभिलेख या मध्य प्रदेश के मालवा शासक यशोवर्मन क्या है? स्तंभ लेख, यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। पहला है मेहरौली स्तंभ लेख, दिल्ली। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है, इस पर आज तक जंग नहीं लगा, अर्थात यह अपने रासायनिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा स्तंभ लेख, यूपी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है, इसमें सहिष्णुता की चर्चा है। एरन अभिलेख यह मध्य प्रदेश में है और भानुगुप्त का है, इसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। बौद्ध स्तंभ लेख जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश से है, वासुदेव का है, शुंग वंश की चर्चा की गई है। अगला है हमारा हेलियोडोरस स्तंभ लेख, इसमें भागवत ने भागवत धर्म की जानकारी दी है।